सोचिए, एक कानून जो 1867 में बना था, क्या वो आज भी हमारे लिए मायने रखता है? जी हाँ, बिल्कुल रखता है। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के बारे में और देखेंगे कि ये आज भी क्यों इतना जरूरी है। देखिए, ये है इस कानून का ओरिजिनल टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम कहीं और नहीं जा रहे, सीधा इसी डॉक्यूमेंट से बात करेंगे ताकि जो भी जानकारी मिले वो एकदम फैक्ट्स पर आधारित हो। तो सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही ताश का एक आम सा खेल एक जुर्म बन जाता है? इसी सवाल का जवाब हमें इस पुराने कानून में मिलता है। तो चलिए, इस कानून को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले देखेंगे कि 1867 में इसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर समझेंगे कि कॉमन गेमिंग हाउस का मतलब क्या है, मालिक और खिलाड़ियों में क्या फर्क है, पुलिस की रेड कैसी होती है, और आखिर में वो मजेदार हिस्सा, सिर्फ हुनर वाले खेलों को छूट क्यों मिलती है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। चलिए, टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं 1867 में। देखते हैं कि उस वक्त आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों। इस एक्ट का मकसद बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मेन टारगेट था पब्लिक में होने वाले जुए को रोकना और जो लोग कॉमन गेमिंग हाउस चलाते हैं उन्हें सजा देना। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फोकस पब्लिक जुए पे था। चलिए, अब आते हैं इस कानून के सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब इसके दिल पर, और वो है कॉमन गेमिंग हाउस की परिभाषा। सच पूछे तो पूरा का पूरा कानून इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है। तो सेक्शन 1 इसे डिफाइन करता है। कॉमन गेमिंग हाउस का मतलब है कोई भी जगह, घर हो, कमरा हो, कोई भी प्रॉपर्टी जहां जुआ खेलने का सामान जैसे ताश या पासे रखे जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सब मालिक के फायदे या मुनाफे के लिए होना चाहिए। ये जो शब्द है ना, मुनाफा, यही गेम चेंजर है। मतलब इसे और आसान भाषा में समझे तो सिर्फ खेलना गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी तब होता है जब उस जगह का मालिक उस खेल से पैसा बना रहा हो, जिसे हम हाउस कट भी कहते हैं। ठीक है, तो जुर्म क्या है ये तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि सजा का क्या हिसाब किताब है। ये कानून मालिक और सिर्फ खेलने वालों के बीच सजा में बहुत बड़ा फर्क करता है। और ये फर्क काफी मजेदार है। देखिए, सेक्शन 3 कहता है कि गेमिंग हाउस के मालिक पर लगेगा 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 महीने तक की जेल। वहीं सेक्शन 4 के हिसाब से जो लोग बस वहां खेलते हुए पकड़े गए, उन पर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना या 1 महीने की जेल होगी। फर्क साफ है ना? लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सेक्शन 15 इसे और भी सीरियस बना देता है। अगर कोई ये जुर्म दोबारा करता है तो सजा सीधा डबल। मतलब कानून इसे हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तो सवाल यह है कि यह कानून एक्शन में कैसे आता है। इसका जवाब है पुलिस रेड, जो शायद इस एक्ट का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है। सेक्शन 5 पुलिस को काफी पावर देता है। प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है। पहले मजिस्ट्रेट से वारंट लेना होता है, फिर पुलिस उस जगह में घुस सकती है और जरूरत पड़े तो दरवाजे भी तोड़ सकती है। उसके बाद वहां जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट किया जाता है, जुए का सामान और सारा पैसा जब्त होता है और आखिर में पूरी जगह की तलाशी होती है। अब आता है असली ट्विस्ट सेक्शन 6 में। ये कानून को प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत आसान बना देता है। कैसे? ये कहता है कि अगर पुलिस को रेड में सिर्फ ताश के पत्ते या पासे भी मिल गए ना, तो बस इतना ही काफी है ये मान लेने के लिए कि वो जगह एक कॉमन गेमिंग हाउस है। ये साबित करने की जरूरत ही नहीं कि वहां उस वक्त सच में जुआ चल रहा था या नहीं। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प, सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक ऐसी छूट जो इस पूरे कानून का नजरिया ही बदल देती है, और वो है मेयर स्किल, यानी सिर्फ हुनर वाले खेलों को मिलने वाली छूट। ये लिखा है सेक्शन 12 में, और ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि इस एक्ट के पिछले प्रावधानों में शामिल कोई भी बात किसी भी ऐसे खेल पर लागू नहीं होगी जो सिर्फ हुनर का खेल हो, चाहे वो कहीं भी खेला जाए। बस इतनी सी लाइन, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। और बस यही एक सवाल है जो इस 150 साल से भी ज्यादा पुराने कानून को आज भी इतना जरूरी बना देता है। आखिर हुनर और किस्मत के बीच वो बारीक सी लाइन कहाँ खींची जाए? सोचिए, पोकर क्या है, स्किल या चांस? रमी के बारे में क्या कहेंगे? और आजकल के फैंटेसी स्पोर्ट्स, ये वो बहस है जो आज भी कोर्ट में चल रही है।